हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, यूट्यूब पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही ये सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास, माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ईश्वरदेव से एक बार पुनः डोज 11 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम डोज 11 में चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख और ऐतिहासिक युद्ध। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जब युद्ध की चर्चा चलती है तो उसका सीधा संबंध होता है केसरिया से, और इसीलिए मैं भी आज केसरिया कलर पहनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए ये वीडियो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जाएगा, चाहे रीट हो, कांस्टेबल, पटवारी, इसके अतिरिक्त और भी जितने कंपटीशन एग्जाम, बीएसटीसी, पीटीईटी, इन सभी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जाएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बार जरूर, जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे देख लीजिए क्या सब्सक्राइब का बटन आपने दबा दिया है। यदि ऐसा नहीं किया है तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार जल्दी से आपके चैनल के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ आ रहा है, अब तक प्रेस नहीं किया है तो पहले उसको प्रेस कर लीजिए और फिर लौट कर आइए, वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था यह आपसे पूछा जा रहा है। यदि आप ऑप्शंस पर निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो इतिहास के पैमाने पर बहुत बड़ा प्रसिद्ध युद्ध रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर घुमाइए और देखिए ऑप्शंस की तरफ। जो भी ऑप्शन समझ में आता है नीचे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसका ऑप्शन लिखें, वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर लिखें और अपना मूल्यांकन जरूर करें। क्योंकि आप, मैंने देखने में आता है बहुत से बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं। तो जो अपनी तैयारी से भाग रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, परंतु जो तैयारी के प्रति प्रेरित हैं वो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना उत्तर ऑप्शंस के रूप में जरूर लिखिए। सही उत्तर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी। मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में, ठीक है। और 1191 में करनाल हरियाणा में ये तराइन का मैदान पाया जाता है। और उस करनाल हरियाणा के उस मैदान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर पृथ्वीराज का सेनापति था सामंत, जिसका नाम था गोविंदराज तोमर। वो गोविंदराज तोमर यहाँ पर मोहम्मद गोरी पर भाले से इतना तेज प्रहार से वार करता है कि वहां पर आप देखेंगे तो मोहम्मद गोरी के दोनों आगे के दांत टूट जाते हैं। वहां पर मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है और घायल होकर के वहां से भाग जाता है। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, पृथ्वीराज चौहान जब नाम चलता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। हमको मालूम है कि अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, जिसने दिल्ली पर कब्जा किया हो, ऐसा अंतिम हिंदू सम्राट हमारे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने जाते हैं। चले नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आप जरा ऑप्शंस को देखिए, स्क्रीन पर आपको सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए में 1190, बी में 1191, सी में 1192 और डी में 1303। तो मेरे प्यारे मित्रों, याद रखने का बहुत ही सरल तरीका है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में हुआ। मार खा के भागा था कौन? मोहम्मद गोरी। एक साल तैयारी करके वापस लौटा और 1192 के अंदर, जी हाँ सही उत्तर क्या जा रहा है, 1192 के अंदर पुनः पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य यहाँ पर क्या होता है, युद्ध होता है। कुछ कमियां यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की भी रही है।
उन्होंने एक साल तैयारी करने के बजाय हम देखेंगे सहयोगिता के साथ उनका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था वहां उन्होंने ध्यान ज्यादा केंद्रित कर लिया और अपने दुश्मन का उन्होंने ध्यान नहीं रखा कि वो पुनः आक्रमण कर सकता है। युद्ध की तैयारी सही तरीके से उस समय हो नहीं पाई, है ना। और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा था। इस युद्ध का परिणाम आप सभी जानते हैं, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और ऐसा बताया जाता है कि वह पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर जेल में बंद कर देता है, कैद कर लेता है और कैद खाने में कई प्रकार से प्रताड़ित करता है और सलिए डालकर उनकी आंखें फोड़ देता है। और उसके बाद एक ग्रंथ आता है जो पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र रहे हैं चंद्रवर्धन, उनका लिखा हुआ एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, किंवदंती है या किस प्रकार से प्रचारित है, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु जो कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में चंद्रवर्धन बता देते हैं मोहम्मद गोरी को कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें आपने भले फोड़ दी, परंतु ये शब्द भेदी बाण मार करके भी और शब्द भेदी बाण मारकर ये किसी भी व्यक्ति की क्या कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी कहते हैं कि मैं ये जरूर देखना चाहूंगा। और इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी जाकर के ऊपर की तरफ खड़ा हो जाता है और दूर बिठाया जाता है हाथ में तीर कमान लेकर के पृथ्वीराज चौहान को। उस समय चंद्रवर्धन इशारों में बताते हैं, क्या कहते हैं वो पृथ्वीराज चौहान को, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। यानी वो इस लाइन के माध्यम से बता देते हैं कि वो कितना दूर है। और जैसे ही शब्द वहां से निकलता है और इधर से पृथ्वीराज चौहान बाण चलाते हैं और मोहम्मद गोरी की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ऐसा मैंने फिर से आपको कह दिया, चंद्रवर्धन द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कहा गया है। और एक किंवदंती ऐसी भी प्रचारित है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है 17 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया था, परंतु मोहम्मद गोरी ने 18वीं बार उनको माफ नहीं किया और लेकर के उनको कैद कर दिया। परंतु इतिहास के अंदर हो सकता है छोटे मोटे युद्ध हुए हों, परंतु मुख्यतः 2 ही युद्ध का प्रमाण मिलता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तो सही उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन सी। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1301 में रणथंबोर का युद्ध किस किसके मध्य होता है। देखिए रणथंबोर का युद्ध की जब चर्चा चलेगी तो सीधा ही यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने निकलकर फटाफट आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर हम्मीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ है। और कब हुआ है, 1301 में ये युद्ध हुआ है। जरूर नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये चीजें जाएगी। साथ में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना उत्तर देते रहिएगा। तो रणथंबोर का युद्ध हुआ 1301 में, किसके किसके बीच में हुआ, तो देखिए मैंने आपको बता दिया, हम्मीरदेव और उधर से अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी उस समय इतना ज्यादा फॉर्म में चल रहा था। 1301 के अंदर रणथंबोर ले लिया इसने, 1303 में चित्तौड़ पर, उसके बाद आप देखेंगे 1308 के अंदर सिवाना पर आक्रमण करता है और 1311 के अंदर जालौर पर आक्रमण करता है। तो ये सारा एक लाइन से चलने वाली प्रक्रिया है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके अंदर मैं बता दूं, हम्मीरदेव चौहान जो है वो इतने जबरदस्त हठी और जिद्दी प्रकार के शासक थे, इतने वीर शासक थे कि उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्ध उन्होंने जीते और केवल मात्र वो एक युद्ध हारे थे, और वो भी कुछ विश्वासघाती लोगों के कारण से हारे थे, अन्यथा उनको हराना मुश्किल था। उनके हट के बारे में कहा जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत इक बार तीरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी एक बार हट यदि हम्मीर कर लेते थे तो दोबारा उस बात से बिल्कुल वो पीछे हटते नहीं थे, हट के लिए प्रसिद्ध थे। अब प्रश्न ये आ जाता है कि युद्ध का कारण दोनों के बीच में क्या रहा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कारण, प्रमुख कारण जो प्रचलित कारण है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ये थी कि मंगोल का मोहम्मद शाह और कहब्र कामरान, इनको शरण दे दी थी किसने, हम्मीरदेव ने। ये आ गए थे। हो क्या गया था यहाँ पर, एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई थी
कि ये जो मोहम्मद शाह है, इस मोहम्मद शाह का प्रेम प्रसंग था अलाउद्दीन की एक मराठा बेगम थी चिन्ना के साथ। इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो प्रेम प्रसंग रंगे हाथों पकड़ लिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी उसकी जान का प्यासा हो गया और वो जान बचाकर भाग गया। जान बचाकर भागा तो किसी ने शरण नहीं दी, तो सीधा पहुंच गया किसके पास, हम्मीर के पास। और हम्मीर ने तुरंत उनको अपने घर पर आए हुए व्यक्ति को शरण दे दी। और इस शरण को देखते हुए अलाउद्दीन ने कहा कि भाई ये मेरा दुश्मन है, इसको जाने दो। परंतु हम्मीर ने क्या कहा, हम्मीर हट चढ़े में दूजी बार, यानी एक बार मैंने शरण दे दी है और मेरे यहाँ आया हुआ व्यक्ति मेरे लिए अतिथि समान है, भगवान समान है, मैं उसे वापस नहीं लौटाऊंगा। इस प्रकार दोनों के मध्य युद्ध हुआ है। ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर के द्वारा यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा गया है हम्मीर हट, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई है। और इस युद्ध में दो विश्वासघाती हुए हैं। उन दो विश्वासघातियों के नाम है रणमल और रतिपाल। इस रणमल और रतिपाल ने बड़ी ही चालाकी से विश्वासघात करते हुए दुर्ग के गुप्त द्वार जो है वो बता दिए थे और उन गुप्त द्वार के माध्यम से उसने दुर्ग को कमजोर कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर जीतने में सफल रहा। इतिहास रहा है, हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े शासक को हराने में प्रथम योगदान रहा है हमारे विश्वासघातियों का। आप जरूर देखेंगे कि आप दुश्मन से नहीं हारते, परंतु आप हार जाते हैं अपने विश्वासघातियों से। तो इन विश्वासघातियों से, इन जयचंदों से और इन रणमल रतिपाल से सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम्मीर की जो पत्नी है, पत्नी का नाम है रंग देवी। इस रंग देवी ने इस रणथंभौर दुर्ग का और पूरे राजस्थान का प्रथम जोहर जो है वो 1301 में यहाँ पर रणथंभौर में हुआ है, रंग देवी के नेतृत्व में, जो कि किसकी पत्नी है, हम्मीर की। और हम्मीर की जो पुत्री थी पद्मला, उन्होंने इस युद्ध के अंतिम में क्या किया था, जल जोहर किया था। बढ़ चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको वो देखने को मिल रहा है, स्क्रीन को आप चेक कीजिए, क्वेश्चन चेक कीजिए, ऑप्शन चेक कीजिए। देखने को मिल रहा है भूताला का युद्ध 1226 में किसके मध्य हुआ। देखिए भूताला बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ये 1226 के अंदर ये युद्ध हुआ है जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच, 1226 के अंदर। तो यहां पर उत्तर जो है क्या निकल करके आएगा, ऑप्शन डी आएगा, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध हुआ। ये भूताला नामक जो स्थान है मेरे प्यारे मित्रों, उदयपुर के पास बड़गांव जो है, बड़गांव के पास में ये स्थान मौजूद है जहां युद्ध हुआ था। और ये जो जैत्र सिंह है जो मेवाड़ का शासक रहा है, इसके काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, इतना अच्छा इसका शासन काल रहा। इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का था और इन्होंने जैत्र सिंह पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके इन्होंने मेवाड़ की जो राजधानी थी नागदा, आपको मालूम है बप्पा रावल के समय से उधर चली आ रही थी, तो नागदा को इसने ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जैत्र सिंह ने वहां से राजधानी हटाकर कहां बना ली, चित्तौड़ में। पुनः दोनों के बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पर जैत्र सिंह क्या हुआ, विजय हुआ। तो ये था आपका सही उत्तर था ऑप्शन डी, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा की है। 1303 में जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शासक कौन थे, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 1301 में रणथंभौर, 1303 में आपको बहुत अच्छे से मालूम है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया, तब वहां के जो शासक थे वो कौन थे, रावल रतन सिंह। ऑप्शन निकलेगा ए। और मैंने बताया भी था आपको कि चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ है, फिल्म भी बनी है, संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई है, पद्मिनी नाम से आपको मालूम ही है ना। यहाँ पर पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर हुआ था और दुर्ग का नाम अंतिम में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था। किसके काल में रख दिया था इसने, तो आप देखेंगे इसने क्या कर लिया था भाई, जाते जाते अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंप दी थी जिसका नाम था खिजर खां, और खिजर खां के नाम पर इसने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। तो इस पर फिल्म आई थी संजय लीला भंसाली की पद्मावत, जिसका नाम पहले पद्मिनी रखा गया था, परंतु बाद में विवादों में घिरने के बाद उसने पद्मावत कर दिया, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी का ग्रंथ है पद्मावत, उसके आधार पर वो फिल्म बना रहे थे, तो इसलिए उसका नाम रखा गया क्या, पद्मावत।
तो बढ़ चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, चित्तौड़ का वह कौन सा तांत्रिक था जिसने अलाउद्दीन के सामने रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया था। देखिए किस किस प्रकार के भेदिए हुए हैं, किस किस प्रकार के लोग हुए हैं, आपको इन युद्ध के माध्यम से अपने जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक विद्या करने वाला व्यक्ति था राघव चेतन। उस राघव चेतन ने ही जाकर के सर्वप्रथम किसको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी को। कारण क्या था, मैं कुछ इस पर कम शब्दों में, समय को देखते हुए मैं कुछ कम शब्दों में प्रकाश डाल देता हूं। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी राइट निकल रहा है, राघव चेतन। परंतु हुआ यह था कि वहां पर रानी पद्मिनी की जो सुंदरता थी, उस सुंदरता पर आसक्त हो गया था राघव चेतन, और लगातार उसकी आसक्ति को देखते हुए, उसकी इन तांत्रिक विद्याओं को देखते हुए, और आप देखेंगे रावल रतन सिंह ने उसको अपने राज्य से बाहर निर्वासित कर दिया। तो वो सीधा पहुंच गया किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और जाकर के उसने बहुत बड़ा चढ़ा करके रानी पद्मिनी के बारे में इतनी भयंकर तरीके से सुंदरता का वर्णन किया कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को पद्मिनी को देखने से रोक नहीं पाया, और इसी कारण से उसने सर्वप्रथम आक्रमण करने की ठान ली। तो उत्तर क्या निकल जाएगा यहाँ पर, राघव चेतन। और मैं आपको बता दूं, बाद में बुरी कदर से इसकी मृत्यु हुई राघव चेतन की, क्योंकि पद्मिनी जो है वो कहती है कि भाई वो जो विश्वासघाती है उसकी सर, मुझे कलम चाहिए, कलम करके उसका सर भिजवाओ। तो बाद में अलाउद्दीन ही इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो ध्यान रखें, जितने लोग गद्दार होते हैं उन गद्दारों को ध्यान रखना चाहिए कि वो यदि अपने खुद के स्वामी के नहीं होंगे और दूसरे के स्वामी को जाकर अपनी जानकारी देंगे, तो वो दूसरा स्वामी हमेशा ये चीज दिमाग में रखेगा कि ये यदि इसके खुद के स्वामी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार से इन गद्दारों की हमेशा मौत बड़ी ही बुरी रही है। इनको हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता, और इनसे भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, जालोर की कुंजी केलाने वाला सिवाना का दुर्ग का जो युद्ध है 1308 में, वो किसके मध्य हुआ। देखिए मैं कुछ चीजें स्पष्ट करता हूं। कुंजी, जालोर की कुंजी क्यों कहा जा रहा है, देखिए उस समय क्या होता था कि जैसे ये दुर्ग है, दुर्ग ऊपर की तरफ मौजूद होता था, तो उसकी जो रास्ता है नीचे का, रास्ता आने से पहले यहाँ नीचे एक और दुर्ग हुआ करता था। यानी ऊपर यहाँ जालोर का दुर्ग हो गया और नीचे यहाँ पर सिवाना का दुर्ग हो गया। तो आपको जब जालोर की तरफ जाना है तो पहले किसको क्रॉस करना पड़ेगा, आपको सिवाना को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस सिवाना को क्या कहा जा रहा है, इस जालोर की कुंजी कहा जा रहा है, क्योंकि ये जब तक नहीं खुलेगा तब तक ये ताला कैसे खुलेगा। तो चाबी तो यही हो गई ना, कुंजी यही हो गई। तो इस सिवाना का युद्ध किसके मध्य हुआ है, इसकी चर्चा आपसे ये पूछ रहा है, और मैं आपको स्पष्ट यहाँ पर कर देना चाहता हूं कि ऑप्शन ए यहाँ राइट जाएगा, सातल देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1308 के अंदर ये युद्ध हुआ है। हुआ कुछ यूं है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना ने आक्रमण किया था, और उधर सातल देव जो था वो दुर्ग का क्या था, दुर्गपाल था। अब देखिए इन दोनों के बीच भयंकर तरीके से युद्ध यहाँ पर हुआ था, और इस युद्ध के अंदर भी दुर्ग का ही एक सैनिक भायला पवार, देखिए मैंने कहा था हर जगह विश्वासघात किया गया है, तो भायला पवार ने क्या किया था, वहां का जो पीने का पानी था उस पीने के पानी के कुंड में, और उस कुंड का नाम आपको ध्यान रखना है मामदेव कुंड, मामदेव कुंड, या इसका एक और नाम प्रचलित है भांडेराव तालाब, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग प्रचलित है। वहां पर उसने क्या कर दिया था, गोरक्त मिला दिया था, और गोरक्त मिला करके उस पानी को अपवित्र कर दिया था, जिससे पीने के पानी की वहां पर समस्या उत्पन्न हुई, और उस समस्या के कारण से वहां के जो जितने सैनिक थे उनका मनोबल टूटा, और बाद में वो ये युद्ध हार गए। तो यहाँ भी विश्वासघाती होने के कारण ये युद्ध हारा गया, और ये निकला आपका ऑप्शन ए, सातल देव अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना तथा कान्हड़ दे के मध्य युद्ध किस दुर्ग में हुआ था।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। मैंने पहले भी आपको कहा 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना और 1311 जो निकल करके आपका आएगा वो आएगा जालोर का दुर्ग। तो सही उत्तर क्या निकलेगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन बी, जालोर दुर्ग। हुआ क्या था यहाँ पर? युद्ध के 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये माना जाता है कि कान्हड़दे जो है, उस कान्हड़दे का जो पुत्र था वीरमदे, और उधर अलाउद्दीन की जो पुत्री थी जिसका नाम था आपका फिरोजा, इन दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग था और इस प्रेम प्रसंग से खुश नहीं था अलाउद्दीन खिलजी। बाद में जो है वीरमदे की भी हत्या होती है और बाद में फिरोजा भी अपनी जान दे देती है और इन सब चक्रों के चलते हुए अलाउद्दीन खिलजी ठान लेता है जालोर पर आक्रमण करने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पर माना जाता है कि इस दुर्ग के 2 सेनापति थे, जेता और देवड़ा। इन दोनों ने क्या कर लिया था? अलाउद्दीन की जो शाही सेना थी उसको बीच रास्ते में क्या कर लिया था? लूट लिया था। तो लूट खसोट कर ली थी इन्होंने, उससे भी ये प्रताड़ित थे और आक्रमण करने की ठान रखी थी। और तीसरा नंबर ये था कि गुजरात विजय करने के लिए इन्होंने मार्ग नहीं दिया था। अब गुजरात जाने के लिए रास्ता तो उधर से ही जाएगा, तो बीच रास्ते में उन्होंने कहा कि भाई हम तो रास्ता नहीं देंगे, तो इन्होंने कहा हम दुर्ग जीत लेंगे। इस चक्कर में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और ये युद्ध ने जन्म लिया 1311 में जालोर दुर्ग के, वहां पर ये युद्ध हुआ है। किस किस के बीच में युद्ध हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से दे दिया गया है। अलाउद्दीन की सेना और कान्हड़दे के मध्य युद्ध में अलाउद्दीन की क्या हुई थी? विजय हुई थी। मैं आपको बता दूं अलाउद्दीन खिलजी एक भी युद्ध नहीं जीतता यदि एक भी विश्वासघाती वहां पर विश्वासघात नहीं करता। बाकी मैं आपको बता दूं बाहरी आक्रमणकारियों में आज तक इतना कभी जोश था ही नहीं, इतनी कभी ताकत, इतनी कभी साहस था ही नहीं कि वो आकर भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को हरा सके। परंतु हम टूट कर रहे और हम एक दूसरे को विश्वासघात करते रहे। इस चक्कर में कुछ युद्धों में हमको हार का सामना करना पड़ा। बड़े आगे, इसलिए हम कहते हैं एकजुट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोरोना को भी हमको हराना है। ये भी विदेशी आक्रामकता है, ध्यान रखिएगा। कोरोना विदेशी आक्रामकता है, चीन से आ गया है ये हमारे ऊपर आक्रमण करने। एक बायोलॉजिकल वार के तहत, यानी कि मैं कह दूं एक बायोलॉजिकल युद्ध चल रहा है वर्तमान में। हम सभी यदि एकजुट होकर एक दूसरे पर विश्वासघात किए बगैर लड़ेंगे तो अवश्य हमारी जीत तय होगी। और ये जमात वमात के चक्कर में पड़कर हम अगर देश को बर्बाद करने में लगेंगे तो फिर देश हारेगा तो आप भी हारेंगे। इसलिए ध्यान रखें, एकजुट रहकर हमको लड़ना है। बढ़ चले आगे, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चर्चा करेंगे। सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ? देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इन ऑप्शंस को देख लीजिए एक बार, किन के मध्य युद्ध हुआ। तो आपका सही उत्तर जो निकल के आएगा वो निकल करके आपका क्या आएगा? राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही उत्तर निकलेगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा और महमूद खिलजी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं, 1437 में युद्ध हुआ है और महाराणा कुंभा, जिनको आज तक कोई भी व्यक्ति हरा नहीं पाया, अजय योद्धा के नाम से मशहूर है महाराणा कुंभा। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल भी इनके समय कहा जाता है। तो इनके बीच जब युद्ध हुआ था तो ये जो महमूद खिलजी है वो मालवा का सुल्तान था और महाराणा कुंभा आपको मालूम है मेवाड़ के महाराणा थे। इनके बीच जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में धूल चटा दी थी महाराणा कुंभा ने। किसको? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को बुरी तरह हराया और उस पर विजय प्राप्त की। इस विजय के उपलक्ष्य में ही चित्तौड़गढ़ में आकर उन्होंने 9 मंजिला इमारत, जिसको हम विजय स्तंभ भी कहते हैं, उस विजय स्तंभ का निर्माण उन्होंने करवाया। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि महाराणा कुंभा ने कई प्रकार के स्थापत्य कला के, मैं कह दूं, नमूने पेश किए। अलग अलग दुर्गों का निर्माण, अलग अलग स्थापत्य कला का निर्माण नमूना पेश किया, इसलिए मेवाड़ का स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। वो बात अलग है कि उन्हीं के पुत्र उदा ने उनको विश्वासघात करके और पीछे से ही मार दिया था, जिसको बाद में बिजली गिरा करके महाराणा कुंभा ने, ऐसा कहा जाता है कि उदा को बाद में मारा था। तो मेवाड़ का पितृंता उदा भी महाराणा कुंभा का पुत्र है, मेवाड़ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे चल रहे हैं और पूछा जा रहा है आपको, महाराणा सांगा की अंतिम महान विजय कौन से युद्ध को कहा जाता है? मेरे प्यारे मित्रों, हम महाराणा सांगा की चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम होगा भग्नावशेष जो शब्द लिया जाता है वो उन्हीं के लिया जाता है।
क्योंकि कहा जाता है इन्होंने इतने युद्ध लड़े थे कि इनके एक हाथ, एक पैर, एक आंख सभी प्रकार से इन्होंने खो दी थी और ये एक प्रकार से पूरा जीवन युद्ध लड़ने में इन्होंने निकाला और विश्व विजेता के रूप में उभरे थे। परंतु देखिए, पूछा जा रहा है कि इनकी अंतिम विजय कौन सी थी। तो आपको मालूम होगा एक युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध जब मैंने बोल दिया तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जाएगा। ये बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। बयाना कहाँ मौजूद है? भरतपुर जिले के अंदर मौजूद है। यहाँ पर महाराणा सांगा और वहां से मुगल सेनापति बाबर की तरफ से आया था मेहंदी ख्वाजा। इन दोनों के बीच में घनघोर युद्ध हुआ था। महाराणा सांगा ने वहां पर मेहंदी ख्वाजा और उसकी पूरी मुगल सेना, यानी कि बाबर की पूरी मुगल सेना को धूल चटा दी थी और बुरी तरीके से उसको हराकर वहां से क्या कर दिया था? भगा दिया था। इनके मध्य हालांकि एक और युद्ध होगा, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, बयाना का तो कब हो गया? 16 फरवरी 1527 और उसके जस्ट एक महीने बाद यानी 17 मार्च 1527 को ये विश्व प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ वो हुआ आपका खानवा का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट जाएगा, 17 मार्च 1527। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, बयाना का युद्ध आपको मालूम है 16 फरवरी 1527 को हुआ। ठीक एक महीने बाद 17 मार्च 1527 को फिर से लौट करके आ गया, अपना मुंह उठा के बाबर उठ करके आ गया था। परंतु यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि सबसे विश्व प्रसिद्ध बात है कि ये हुई है, महाराणा सांगा ने सबसे प्रबल नेतृत्व का यहाँ पर परिचय दिया है और उनके झंडे के तले जितने छोटे बड़े शासक थे, राजपूत शासक थे, सभी उनके झंडे के तले आकर के लड़े थे। और मैं यहाँ पर एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस नीति को कहते हैं पाती पर्वन प्रथा, यानी सभी को संदेश भेजे गए थे और वो मातृभूमि की रक्षा के लिए हर एक व्यक्ति आकर के और जुटा था। परंतु सेना तो बहुत अत्यधिक थी, संख्या बल ज्यादा था, लेकिन कहते हैं ना संख्या अधिक हो तो फिर अनियंत्रित हो जाते हैं। दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पर हम तो तलवारों से लड़ रहे थे और सामने की तरफ से तोप के गोले आ रहे थे, क्योंकि देखिए बराबरी का युद्ध नहीं कहा जा सकता है। सामने से तोप के गोले चला रहे थे बाबर की सेना और हम यहाँ पर तलवार से लड़ रहे थे, तो इसलिए बराबरी का युद्ध ये नहीं कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बाबर जो है उसने तुलुगुमा पद्धति से युद्ध किया था, 3 तरफा वार करने का उसने जो है यहाँ पर प्लानिंग की थी और उसी प्लानिंग के तहत उसने ये युद्ध जीतने का काम किया। परंतु मैं एक आपको बात बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे महाराणा सांगा जैसे ही वहां पर मूर्छित हुए और फिर कालपी ले जाया गया, कालपी में जाकर के उन्होंने कहा था कि हम पुनः युद्ध करेंगे और आधुनिकतम विधि से हम युद्ध करेंगे, हम भी तोपखाने और बंदूकों के साथ लड़ेंगे। ये सुनकर उनके जितने सैनिक और सेनापति थे उन्होंने कहा कि यार ये आदमी हमको पूरे जीवन युद्ध कराया है, अभी और युद्ध कराना चाह रहे हैं, तो भैया इनको यहाँ पर मार दो। तो उन्होंने जहर देकर उनको धोखे से, विश्वासघात से मार दिया। वरना ऐसा कहा जाता है कि यदि महाराणा सांगा जीवित होते तो 100% जो अगला युद्ध होता उस युद्ध में बाबर को मुंह की खानी पड़ती जरूर और बाबर को ये देश छोड़कर जाना होता। परंतु खुद हमारे विश्वासघातियों ने उन्हें जहर देकर कालपी में महाराणा सांगा को मार दिया, जिस वजह से ये कहानी वहीं पर खत्म हो गई थी। परंतु मैं आपको बता दूं, इतिहास का सबसे जबरदस्त यदि कोई शासक रहा है तो वो शासक आपका कौन सा रहा है? महाराणा सांगा, जिसको भग्नावशेष के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक चीज ध्यान रखना, बयाना का जो युद्ध है और खानवा का जो युद्ध है दोनों भरतपुर में हुए हैं, परंतु जो खानवा का युद्ध है वो रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर हुआ था। ओके, और आप सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय ये है कि हमारे जितने महान राजा हुए वो राजा हमेशा सेना से आगे खड़े होकर के सेना का क्या करते थे? वो आगे नेतृत्व करते थे। परंतु ये जितने भी मुगल आक्रांता रहे हैं, जितने भी ये लोग रहे हैं आक्रमणकारी, ये निहायत ही नालायक और कायर किस्म के थे। ये हमेशा अपनी सेना को आगे रखते थे और ये स्वयं कहा रहते थे पीछे। इनको पता था भैया हम निपट गए तो सेना तो वैसे ही निपट जाएगी, तो ये सबसे पीछे रहा करते थे। पीछे से कहते थे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब सेना पीछे देखे कहीं महाराज गायब नहीं हो जाए हमारे पीछे से, तो ये इस प्रकार की इनके अंदर डरपोक कला थी। परंतु क्या है, कुछ विश्वासघाती लोगों के कारण ये लोग जीत जाते थे और इसके अलावा जैसे इन्होंने तोप के गोलों का प्रयोग किया, तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया, इन सब गतिविधियों के कारण से ये वहां पर जीत गए था
कौन? बाबर जीत गया था और महाराणा सांगा वहां पर हार गए थे। और कालपी में जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा था कि भैया हम भी आधुनिक गतिविधि से युद्ध करेंगे, परंतु इतने युद्ध लड़ जाने के कारण से उनके जितने सैनिक थे उन्होंने कहा कि ये आदमी हमको मरवा देगा, इतने युद्ध करवा दिए इन्होंने, इतने युद्ध करवा दिए हमसे, अब क्या करें और युद्ध करें। ऐसा सोचकर उन्होंने आधुनिक पद्धति से युद्ध नहीं लड़ना है, ऐसा सोचकर उन मूर्खों ने महान महाराणा सांगा को जड़ देकर के क्या कर दिया था? मार दिया था। वरना इतिहास इस बात का गवाह है कि यदि वो जिंदा होते तो बाबर कब का लौट गया होता तीसरे युद्ध में, परंतु तीसरे युद्ध की नौबत आई ही नहीं, क्योंकि उनको कालपी में ही जड़ दे दिया गया था। ऐसे विश्वासघातियों के कारण से मुझे बड़ी समस्या है, आप लोगों को भी बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर हमारे ये डोज 11 का जो 11 क्वेश्चंस थे समाप्त हो गए। मैं सभी विद्यार्थियों को कह दूं ये डोज 11 जरूर है, परंतु इसके बीच में जितने तथ्य हम आपको बता रहे हैं वो डोज 110 मान करके आप चलिए। इस 11 क्वेश्चंस के अंदर कम से भी कम आपको 110 क्वेश्चंस के सवालों के जवाब हम इस डिस्क्रिप्शन में बता देते हैं। तो आप निसंकोच रहिए, इस पूरे वीडियो का अध्ययन कीजिए और रिपीट कर करके देखिए। यदि नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर इसका सही उत्तर दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक विनम्र आपसे निवेदन है, यदि आपको लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है और हम लगातार आगे वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, तो आप लोग जरूर 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 और जरूर वीडियो देख रहे हैं, नीचे जरा चेक कर लीजिए, प्रियंक व्यास राधे जहां लिखा हुआ आ रहा है उसके आगे क्या रेड कलर का बटन जो सब्सक्राइब है, क्या वो पहले आपने दबाया है? यदि आपने पहले प्रेस कर दिया है तो प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस मेहनत और हमारी इस टेक्निकल टीम को धन्यवाद देते हुए जरूर उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला बटन आप प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचेगा। मैं एक सूचना इंपॉर्टेंट और दे दूं, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था युद्ध का, हम पार्ट सेकेंड लेकर भी आपके साथ जल्द ही उपस्थित होने वाले हैं। तो पार्ट सेकेंड देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और लगातार एक चीज ध्यान रखें, ये क्लास और ये हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप दबाकर इस पोस्ट को, इस वीडियो लिंक को सभी बच्चों तक फैलाएंगे, शेयर करेंगे, अपनी विद्या का महादान करेंगे, प्रसार करेंगे। धन्यवाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था कि मैगजीन का दुर्ग किसे कहा जाता है। तो देखिए, मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है अकबर का जो किला है, और वो अकबर का किला मौजूद है अजमेर के अंदर। ये वास्तव में हम देखें, वस्तु तो हम यदि देखें तो एक शस्त्रागार था, शस्त्र रखने आदि में काम में आता था। कुछ बच्चों ने जरूर सही जवाब दिए हैं, जिन्होंने नहीं दे पाए वो जरूर इसको देखें, समझें और सीखें। प्लस एक चीज मैं और यहाँ पर बता दूं आपको कि जो जो लोग सवाल का जवाब देना चाहते हैं जरूर अंदर कमेंट करें, और हो सकता है जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो पिछला नहीं देखा हो तो नीचे जाकर आप जरूर, मेरे चैनल पर जाकर आप जरूर प्रियंक व्यास राधे के नाम से पीछे के डोज 11 के सारे वीडियोस भी जरूर देख ले, शेयर कर ले। आज का हमारा जैकपॉट और होमवर्क का बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे। देखिए, प्रश्न आज का हमारा ये है कि जो आपको मालूम है चित्तौड़ के अंदर रावल रतन सिंह की जो रानी थी, रानी पद्मिनी, उन रानी पद्मिनी के पास में कौन सा विश्व प्रसिद्ध तोता था? उस तोते का नाम आपको वहां पर बताना है, लिखना है। और यह जो तोता है, इस तोते के बारे में आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि वो बोलता भी था, बोलकर उच्चारण करना वो जानता था। तो इस तोते का नाम क्या था? यह आज का प्रश्न है। जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे पर्सनल ना भेजें, आप लोग इसे यूट्यूब के नीचे जाकर उसका उत्तर लिखें और इस वीडियो को जमकर शेयर करें। अगला पार्ट सेकेंड लेकर जल्दी हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक जुड़े रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें, एकजुट रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद।